हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जजमेंट बताने वाला हूं जो कि लेटेस्ट है और हस्बैंड पक्ष का जजमेंट है। देखिए दोस्तों, जो भी मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं इसके अंतर्गत पति और पत्नी का जो कंडक्ट होता है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के माँ बाप के प्रति, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी पक्षकार की तरफ से कोई झूठ बोल दिया गया, लेकिन जो आपका कंडक्ट होता है वो आपके झूठ को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, और बात जब आगे जाती है तो क्या होता है, उसी के आधार पर दूसरी पार्टी को राहत मिल जाती है। यहां पर ऐसा ही कुछ जजमेंट है जहां पर पति पक्ष के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दी गई और उस एफआईआर में जो फैक्ट्स लिखवाए गए वो उनके अकॉर्डिंग झूठे थे, और कोर्ट ने चूंकि पति के पक्ष में निर्णय किया तो कोर्ट के अकॉर्डिंग भी वो फॉल्स थे। और अगर उन एलिगेशंस के बेस पे मुकदमा चलाया जाए, ट्रायल चलाया जाए, तो वो लीगल प्रोसेस का अब्यूज होगा। ये मानते हुए उस पूरी प्रोसेस को, उस पूरे केस को खत्म कर दिया गया, क्वैश कर दिया गया। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मामले होते हैं जिनकी एफआईआर में बहुत सारे एलिगेशंस होते हैं। अब वो एलिगेशंस के रिगार्डिंग कई बार आपके पास कुछ सबूत भी होते हैं। अब क्वेश्चन के टाइम पे कुछ आप ज़्यादा डीपली, ज़्यादा डिटेल्ड सबूत, एविडेंस लेकर के नहीं जा सकते, आप एक ट्रायल नहीं चला सकते वहाँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्राइमा फेसिया होती हैं। तो ऐसा ये मामला है, यहाँ पर हस्बैंड के पास कुछ था और उसी के आधार पर उनको राहत मिल गई। अब दोस्तों, इस मामले के पूरे तथ्य और परिस्थितियां एवं जजमेंट आपको मैं बताने वाला हूं। आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, इस मामले में मार्च 2018 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी, और जो पत्नी थी उसने पति और उसके माता पिता पर एक एफआईआर दर्ज करवा दी थी अंडर सेक्शन 498A, 325, 34 और 506 आईपीसी में। अब इस मामले में जो लड़के के पेरेंट्स थे वो अलग रहते थे और ओकेजनली कभी कभी मिलने ही जाते थे। उसका रीजन ये था कि लड़के की जो मैरिड लाइफ थी वो डिस्टर्ब चल रही थी और जो कंप्लेनेंट थी उसका बिहेवियर सही नहीं था, तो इस वजह से वो ओकेजनली कभी कभी विजिट करते थे और वो रहते थे, वो अलग रहते थे। और जो कंप्लेनेंट थी वो हस्बैंड के साथ क्रूरटी करती थी, भिन्न भिन्न प्रकार के टॉर्चर करती थी, और जो कंप्लेनेंट थी उसने एक बार फिजिकल असॉल्ट भी किया था पेरेंट्स पर, और इसकी जो एक पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई थी, उसकी कॉपी भी प्रेजेंट की गई थी। कंप्लेनेंट के बारे में यह तथ्य भी क्लियर था कि जो वो है वो एक मानसिक रोगी है और उसको क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ है और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। पति पक्ष का ये कहना था कि जो पत्नी है उसने अपने माता पिता के साथ कॉन्स्पिरेसी करके उनके ऊपर 498 का एक फॉल्स केस और एक डीवी का केस फाइल किया है, जिसका मेन रीजन ये है कि वो एक फ्लैट की ओनरशिप अपने नाम पे करवाना चाहती है। उसके लिए प्रेशर बनाने के लिए ये केस किए गए हैं। अब इस मामले में जो पत्नी थी उसने 15 फरवरी 2020 को अपना मैट्रिमोनियल घर छोड़ दिया था, और अपने पेरेंटल होम में पहुंचने के बाद उसने अपने सेफ अराइवल का एक मैसेज भी किया था। लेकिन 2 दिन बाद ही 17 फरवरी 2020 को उसने जाकर के ये एफआईआर दर्ज करवा दी। अब देखिए, कंडक्ट यहीं से क्लियर हो गया कि 15 तारीख को तो आप मैसेज कर रहे हो कि मैं सेफ पहुंच गई हूं, अच्छे से बातचीत कर रही हो, और 17 तारीख को आपने एफआईआर करवा दी। अब कोर्ट को इन सब तथ्यों पर देखना था और फैसला लेना था, तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था, अब हम उस पर आ जाते हैं। अब सबसे पहले तो यहां पर हाई कोर्ट ने यह बोला कि जितनी भी लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, उनको काफी सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि आजकल ये टेंडेंसी बन चुकी है कि जो हस्बैंड के रिलेटिव से माता पिता हैं उनको ऐसे केसेज में पिरो दो। और इस मामले को देखने के बाद यह पता चलता है कि पत्नी के जो एलिगेशन है वो जनरल प्रकृति के हैं, स्पेसिफिकेशन की कमी है, और उसके मानसिक रोगी होने के कुछ मेडिकल दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। अब माता और पिता की तरफ से यहां पर क्वेश्चन में आए थे, पिटीशन नंबर 1 एंड पिटीशन नंबर 2 माता पिता थे। तो यहां पर कोर्ट ने यह भी देखा कि पिटीशन नंबर 2 के साथ उसके बहुत ही मधुर संबंध थे। उन दोनों के बीच के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन थे जो कि प्राइमा फेसिया बताते थे कि भाई कोई डिस्प्यूट इनके बीच में नहीं है। इवन कंप्लेंट फाइल होने के बाद भी बहुत ही स्मूथली दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, और इसके बाद भी उसने एक डीवी का केस भी कर रखा है। तो इसलिए कोर्ट ने माना कि सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद इसको क्वैश किया जाना जरूरी है। यदि इसको क्वैश नहीं किया जाता और ट्रायल चला जाता है तो लीगल प्रोसेस का अब्यूज होगा, और इस पूरे मामले को माता पिता दोनों की तरफ से क्वैश कर दिया गया और पति पक्ष को बड़ी राहत मिली। दोस्तों, ऐसे ही कुछ एविडेंस आपके पास होते हैं जिसके लिए ट्रायल करने की जरूरत नहीं होती। अब ज्यादा डीपली एविडेंस अगर आप लेके आएंगे, मान लो कोई ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं जिसके लिए बैंक रिकॉर्ड कॉल करना पड़ेगा या और इस तरह की तमाम चीजें, तो वो नहीं चलेंगी। हाँ, लेकिन बिल्कुल प्राइमा फेसिया दिख रहा है कि भाई जिस तारीख पे वो मैसेज कर रही है उससे 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज कर रही है, और जिस दिन एफआईआर दर्ज कर रही है उसके बाद भी पिटीशन नंबर 2 से स्मूथली बातचीत कर रही है, तो फिर बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये जो एफआईआर है गलत तरीके से की गई है। तो इस तरह की एविडेंस अगर आपके पास हो तो उनको आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, जो कि प्राइमा फेसिया एविडेंस हो, जिनके लिए गहराई में जाने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा, और इस मामले का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।
आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।